ओम साई राम। दोस्तों, आपका अपने चैनल नर्सिंग क्राइटेरिया में स्वागत है। आज की वीडियो में हम देख रहे हैं नर्सिंग केयर प्लान और निमोनिया। तो निमोनिया जो होता है ये एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, यानी कि हमारे जो लंग्स हैं उनमें प्रॉब्लम होती है। किसी भी इन्फेक्शन की वजह से ये बीमारी हो सकती है, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया या फंगाई की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप समझ लो, उसके बाद मैं आपको टॉपिक भी दिखाऊंगी। तो हमारे मान लो कि ये लंग्स है ना, तो लंग्स के अंदर जो एयर सैक होते हैं जिसको हम एल्वोलाइज कहते हैं, उनमें या तो फ्लूइड फिल हो जाता है या फिर पस फिल हो जाती है, और ये इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से पेशेंट में सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं और इन्फ्लामेशन हो जाता है हमारे लंग्स का। और इसकी वजह से पेशेंट को खांसी होती है, चेस्ट पेन भी इसमें देखने को मिलता है, और बहुत सारे सिम्टम जैसे कि सांस में दिक्कत उसको आने लगेगी, शॉर्टनेस ब्रेथ, डिस्निया की प्रॉब्लम होगी। तो ये ऐसी कंडीशन जो होती है ना, ये सारा निमोनिया हम इसको कहते हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल मैंने आपको समझा दिया। अब हम देखते हैं कि इसका एनसीपी आप कैसे बनाओगे, वो फॉर्मेट हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा फॉर्मेट। ये आपको सिर्फ नर्सिंग केयर प्लान निमोनिया का ही नहीं, कोई और भी आप डिजीज़ कंडीशन अगर लेते हो तो उसके लिए भी आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो पेशेंट का हमारा बायोडाटा है वो लिखते हैं। जैसे कि आपका कोई भी पेशेंट है, उसका नाम आप लिखते हो, एज, जेंडर, सेक्स उसका क्या है, और मैरिटल रीज़न। ये बेसिकली जो जो इन्फॉर्मेशन होती है फाइल से आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आप नोट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें हमने नोट कर दी हैं। ये एक फॉर्मेट है सिंपल सा एग्जाम्पल के तौर पे, और हो सकता है आपको पेशेंट मिला हुआ हो जिसको निमोनिया है, तो आप उसका डाटा ही आप इसमें लिखना। चीफ कंप्लेंट्स आपकी क्या है, तो बेसिकली ये चीज़ें इसमें देखने को मिलती है कि पेशेंट को फीवर, कफ, शॉर्टनेस ब्रेथ, यही इसमें मेन प्रॉब्लम्स पेशेंट में देखने को मिलती हैं। और साथ में इसकी नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा, वो हिस्ट्री का आता है। हिस्ट्री कलेक्ट आप करते हो तो उसमें पास्ट और प्रेजेंट दोनों हिस्ट्री हम देते हैं कि भाई पास्ट में उसे प्रॉब्लम क्या थी, और प्रेजेंट में हमारे पेशेंट के बारे में हमें पता है कि उसको निमोनिया है, और जिसके सिम्टम्स है वो आप लिख लेना। ठीक है, और पास्ट में जो उसको प्रॉब्लम थी वो आप लिख सकते हो, नहीं है तो नॉट सिग्निफिकेंट करके इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। फैमिली हिस्ट्री में फैमिली के बारे में आप थोड़ा थोड़ा उसमें लिखते हो, और फैमिली की कुछ साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है या मेटाबॉलिक कोई डिसऑर्डर फैमिली में है, कंजेनिटल कोई प्रॉब्लम है, वो भी आप नोट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम फैमिली ट्री बनाते हैं। तो फैमिली ट्री इसमें इस तरह से बनाया गया है, ये देखिए। इसमें फैमिली मेम्बर्स के नेम तो नहीं लिखे हैं, लेकिन ऐसे दिखाया है कि भाई ये आपका पेशेंट है, ये पेशेंट की वाइफ है, और ये पेशेंट के डॉटर है, और ये पेशेंट का सन है। इस तरह से बनाया गया है, इसी तरह से आपको भी बनाना होता है। उसके बाद हम इस तरह से एक फॉर्मेट बनाते हैं। पेशेंट के जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनका नाम और उनका रिलेशन पेशेंट के साथ में बताते हैं, और उनका एज और एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, आप चाहे तो आगे हेल्थ स्टेटस भी लिख सकते हो। इस तरह से हम बेसिक इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा इसमें और भी एक्स्ट्रा इंक्लूड किया गया है सोसाइटी के बारे में भी, तो वो आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हो। ये एनवायरनमेंट स्टेटस लिखा गया है, तो ये भी आप लिख सकते हो। ये जो एनवायरनमेंट वाला पॉइंट होता है, ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी हम नोट करते हैं। तो इसमें हाउस का टाइप, लाइटनिंग, वाटर फैसिलिटी कैसी है, ड्रेनेज सिस्टम क्या है, और प्रेजेंस ऑफ वेक्टर, जैसे कि आसपास के एरिया में गंदगी होगी तो वहाँ पर मच्छर होंगे, और वेस्ट का डिस्पोजल वो कैसे करते हैं वो आप उनसे पूछ करके लिख सकते हो। टॉयलेट कैसे, यानी कि घर में उनका टॉयलेट है वो, या फिर बाहर जाते हैं टॉयलेट, यानी कि बाहर जाते हैं, या फिर घर पे है, वैसे ही वो डिस्पोज यानी कूड़े को कैसे देते हैं वो, यानी कि डंपिंग करते हैं या फिर वो उसको जला देते हैं। इसमें ये चीज़ें आती हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप पेशेंट की लिख सकते हो उनसे पूछ करके। ठीक है, तो फिर ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ही पॉइंट्स हैं सारे के सारे दोस्तों। इसे मेंटल स्टेटस पेशेंट का लिखोगे, स्लीप, डाइट, एक्सरसाइज, वर्क, एलिमिनेशन पैटर्न में आपका बाउल ब्लैडर हैबिट आती है, और हैबिट एंड हॉबीज़ में आप पेशेंट से पूछ के लिखोगे उन्हें क्या पसंद है हॉबीज़ में। नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन का रहता है। फिजिकल एग्जामिनेशन हमारा मेन पॉइंट रहता है एनसीपी के अंदर, जिसमें कि पेशेंट का जनरल अपीयरेंस सबसे पहले आप लिखोगे, उसमें अपीयरेंस लिखोगे पेशेंट का, सेंसोरियम, कोऑपरेटिव, गेट एंड पोस्चर उसका कैसा है, हाइट वेट पूछ के लिखना है। और आप या फिर पेशेंट को, जैसे कि अगर पेशेंट स्टैंडिंग है, खड़ा होकर इधर उधर घूम सकता है, तो पेशेंट को आप हाइट और वेट उसका चेक कर सकते हो, मूड एंड इफेक्ट उसका चेक कर सकते हो पेशेंट को ऑब्जर्वेशन से, फेशियल एक्सप्रेशन से। वाइटल्स पेशेंट के नोट करने हैं। हेड टू टू एग्जामिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि कंप्लीट हम हेड से लेके फुट तक पेशेंट का एग्जामिनेशन करते हैं। तो इस तरह से वन बाय वन करके हर एक सिस्टम का एग्जामिन हम कर रहे हैं। जैसे कि ईयर्स है, नोज़ है, इनमें कई बार भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो आप नोट करोगे। ठीक है, नहीं तो जब अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम पेशेंट का क्या लिखते हैं, नॉर्मल लिख देते हैं फिर, कि नो एनी प्रॉब्लम, नो एनी स्कार।
फ्रेंड्स ये जो PDF है ये आपको हमारा टेलीग्राम पर अपलोड मैं कर दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हो। अभी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझा रही हूँ कि किस तरह से आप कोई भी टॉपिक का एमसी बना सकते हो। यहाँ पे मेन जो प्रॉब्लम पेशेंट की निमोनिया है, इसीलिए ब्रीथिंग साउंड आपको अब नॉर्मल मिल सकती है। वहाँ पर आपको पेशेंट की साउंड में कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, जैसे कि वो जब साउंड सांस लेगा तो आपको कोई अलग तरह की साउंड देखने को मिल सकती है। जैसे कि अस्थमैटिक पेशेंट होते हैं, उनमें व्हीजिंग साउंड देखने को मिलती है COPD में। तो ऐसे ही आपको पेशेंट की और वैसे भी जब हम निमोनिया के पेशेंट की बात करते हैं तो उसमें क्रैकलिंग साउंड हमको सुनने को मिलती है, रैटलिंग, और जो अबनॉर्मल इस तरह की साउंड होती है, रियल साउंड जिसको हम कहते हैं, रैटलिंग साउंड, क्रैकलिंग साउंड, वो सुनने को हमें निमोनिया के पेशेंट में देखने को मिलती है। वैसे ही अगर आप निमोथोरैक्स के पेशेंट की बात कर लें या प्लूरल डिफ्यूजन वाले की बात कर लें तो अलग अलग तरह की साउंड देखने को उसमें मिलती है। उन्हें डिमिनिश हो जाती है साउंड अगर हम निमोथोरैक्स की बात करते हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट आता है एब्डोमेन का आप एग्जामिनेशन करते हो, उसमें वही 4 पॉइंट में बेसिकली होते हैं। तो इनमें हम इन 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए एग्जामिनेशन करते हैं। फिर यहाँ पे एग्जामिनेशन आता है एक्सट्रीमिटीज़ का, अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का एग्जामिनेशन। फिर साथ में रिफ्लेक्सेस भी इसमें चेक किए जाते हैं, यानी कि रिफ्लेक्सेस में आप जॉइंट की मूवमेंट आप देख सकते हो। फिर सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन में इंटेगोमेट्री सिस्टम, जो कि स्किन से रिलेटेड सिस्टम आपका आ जाता है। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम का एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का आप एग्जामिनेशन करते हो, इसमें भी इंस्पेक्शन होता है, फिर पैल्पेशन होता है, और परकशन में आप परकशन करके आप सुन सकते हो, और ऑस्कल्टेट आप करते हो स्टेथोस्कोप की हेल्प से। रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होता है, निमोनिया की प्रॉब्लम है इसलिए इस पॉइंट पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। ब्रीथिंग पैटर्न जो है वो अबनॉर्मल है, एपिकल पल्स फील हो रही है, परकशन में आप देखोगे और साथ में ऑस्कल्टेट करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अबनॉर्मल फ्लूइड प्रेजेंट, बिकॉज इसमें पस या फ्लूइड का अकुमुलेशन कहाँ हो रहा है, एयर सैक्स में, एल्वलाइज में हो रहा है। वैसे ऑस्कल्टेट में अबनॉर्मल ब्रीदिंग है, रोंकाई, क्रैकल साउंड जो कि रैटलिंग साउंड, ईयर ड्रम साउंड, इस तरह की साउंड आपको जब आप ऑस्कल्टेट करते हो स्टेथोस्कोप से तो इस तरह की साउंड हमें सुनने को मिलती है। फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का भी उसी तरह से आप एग्जामिनेशन कर दोगे। ज़्यादा जोर मैं इस पर दे रही हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्योंकि हमारी बेसिकली ये प्रॉब्लम है, और आपको जो अदर सिस्टम है वो आपको मोस्टली क्या होगा कि नॉर्मल ही देखने को मिलेंगे, लेकिन हो सकता है पेशेंट को और भी कोई प्रॉब्लम हो साथ में, तो वो भी आप नोट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है यूरिनरी सिस्टम, ठीक है, यूरिनरी सिस्टम का आप एग्जामिन करोगे। फिर आता है नेक्स्ट ब्लड की इन्वेस्टिगेशंस। तो आपकी लैब इन्वेस्टिगेशन जो होते हैं वो इसमें जैसे कि HB पेशेंट का है, TLC है, क्रैट है, सोडियम पोटाशियम क्लोराइड है, ये सारे टेस्ट आप पेशेंट के देखोगे, और इनमें आप देख सकते हो कि कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिनमें कि वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, जैसे कि TLC यानी कि इन्फेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद आपका क्रेटिनिन लोअर, यानी क्रेटिनिन का इतना भी वो नहीं है, लेकिन अब देखिए TLC काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ है इन्फेक्शन की वजह से। फिर ये डिक्रीज़ है पोटाशियम यहाँ कम हो रहा है पेशेंट का। इस तरह से वैल्यूज़ आपको देखनी है और समझनी भी है कि कम ज़्यादा हो रही हैं। SGOT, SGPT, ये इसमें भी थोड़ा सा वेरिएशन है, कुछ वेरिएशन देखने को देखो आपको कितना वेरिएशन है, इंक्रीज़ है। बट ये जो चीज़ें हैं ये आपको एज इट इज़ नहीं नोट करनी है, अपने पेशेंट की फाइल से नोट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें नेक्स्ट मेडिसिन आ जाती है जिसमें कि एजिथ्रोमाइसिन है। तो ये आपकी एंटीबायोटिक आ गई, उसके बारे में सारा डिटेल लिखी गई है, कंप्लीट डिटेल है, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी। फिर आपकी लियोफ्लॉक्सिन आ गई है, ये भी आपकी एंटीबायोटिक आ जाती है। सिप्रोफ्लॉक्सिन, ये भी एंटीबायोटिक आ जाती है, इसकी डोज सब कुछ लिखा गया है। नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस मेन चीज़ आ जाती है हमारी, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू ट्रैकोब्रोंकियल सिक्रेशंस, एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू इम्पेयर्ड रेस्पिरेटरी फंक्शन, रिस्क फॉर डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू फीवर, इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल लेस बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू वॉमिटिंग, डेफिशिएंट नॉलेज। ये जो सारे डायग्नोसिस हैं ये आपकी डिजीज़ कंडीशन से ही रिलेटेड हैं, और आपको यानी कि निमोनिया से रिलेटेड ही सारे डायग्नोसिस आपको बनाने होते हैं, तो वो ये वैसे ही हैं। फिर इनको इस तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा 1 बाय 1 करके। सबसे पहले आप क्या करते हो, असेसमेंट करते हो। असेसमेंट में हम लोग पेशेंट से पूछते हैं, सब्जेक्टिव डाटा लेते हैं। पेशेंट बताएगा मुझे सांस में दिक्कत है, ये देखिए ब्रीथिंग प्रॉब्लम है। ऑब्जेक्टिव डाटा में आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, कि पेशेंट को डिफ़िकल्टी हो रही है, रेस्टलेसनेस है पेशेंट हमारा, तो फर्स्ट डायग्नोस आपका
इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस का बन जाएगा और हमको उसी कंडीशन को इम्प्रूव करना है, मेंटेन करना है, नॉर्मल लाना है। उस तरह से इंटरवेंशन आप क्या क्या कर सकते हो, असेसमेंट करोगे सबसे पहले तो जनरल कंडीशन देखोगे, साथ में सिक्रेशन को रिमूव करना है, हाइड्रेशन को मेंटेन करना है पेशेंट के, और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो देंगे। चेस्ट पीटी की वजह से चेस्ट फिजियोथेरेपी अगर करते हैं तो उससे भी सिक्रेशन जो है, थिक सिक्रेशन वो लूज़ हो जाती हैं और फिर वो पेशेंट जो है वो रिमूव कर सकते हैं, या फिर हम सक्शन के थ्रू भी उसे रिमूव कर सकते हैं, और मेडिसिन तो देनी है, इम्प्लीमेंट करना है। ये चीज़ें जो है ये आप देख सकते हो रैशनल है, जो कि आपके प्लान का यानी आपके इंटरवेंशन का रैशनल होता है। लास्ट में आप इवैल्यूएट कर सकते हो, जो कि रिज़ल्ट आपको मिलता है। इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि आपने जो पेशेंट को केयर प्रोवाइड करी है, उस केयर का क्या आपको आउटपुट मिला है। पेशेंट की कंडीशन में कुछ भी सुधार हुआ है तो आप वहाँ पे नोट करते हो। इम्प्रूव एयरवे पेटेंसी एज एविडेंस्ड बाय एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन, और ये नेक्स्ट इसमें लिखा ही है। इसी तरह से दोस्तों सारे आप नर्सिंग डायग्नोस बनाओगे जिस तरह से मैंने आपको समझाया। इसी तरह से ये नेक्स्ट वाला एक्टिविटी इंटॉलरेंस का है, तो एक्टिविटी को क्या आप कर सकते हो, उसको इम्प्रूव करने के लिए पेशेंट के लिए क्या कर सकते हो। इसी तरह से आपका अगला डायग्नोस है, नेक्स्ट डायग्नोस आप देख सकते हो, रिस्क फॉर डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू फीवर एंड रैपिड रेस्पिरेशन रेट। फिर इसको भी वैसे ही एक्सप्लेन किया गया है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, इतना डिफ़िकल्ट वैसे नहीं है। तो 3 जो डायग्नोस है वो एक्सप्लेन करना इनफ होता है, और जो आप एनलिस्ट करते हो वो 5-6 होने चाहिए। एक्सप्लेनेशन में 3 बहुत हैं। हेल्थ एजुकेशन टू फैमिली मेम्बर्स, तो फैमिली मेम्बर्स के लिए भी है और पेशेंट के लिए भी है। हेल्थ एजुकेशन रिलेटेड टू निमोनिया पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को और पेशेंट को आपको प्रोवाइड करनी है, और लास्ट में कंक्लूड करना है अपने टॉपिक को। तो ये था फ्रेंड आज का टॉपिक। अगर आप ये पीडीएफ को देखना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिए। अभी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, या फिर पिन कमेंट में आपको लिंक उसका मिल जाएगा, ठीक है। और नहीं तो आप नर्सिंग क्राइटेरिया सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, नर्सिंग क्राइटेरिया 2 करके आप सर्च कर लेना। और हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाइए, बिकॉज़ मैंने ऐसा सुना है कि टेलीग्राम शायद बंद हो सकता है, तो आप वहाँ पर आप व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए। और किसी जगह हमारा कोई प्लेटफॉर्म नहीं, कोई ऐसा मैंने ओपन नहीं किया है, तो ये 2 ही जगह व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम, और यूट्यूब पर ही आपको हमारा चैनल अवेलेबल मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।